रात का 1 बज रहा था जब जुज़लान घर में दाखिल हुआ। वो सुकून से एमल को छेड़ते खाना खा रहा था, लेकिन उसे खाना खाने के दरमियान जवाद का फ़ोन आया, जो उसे किसी ज़रूरी काम के बारे में बता रहा था, जिसके लिए वो आधा खाना छोड़कर चला गया और अब रात गए वापस लौटा था। उसे एमल का कमरा तो नहीं पता था, मगर दाएं जानिब बने जिस कमरे से एमल निकल कर आई थी, वो उसी कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो एमल बेड पर सर हाथों में गिराए बैठी हुई थी। तुम सोई नहीं? जुज़लान उसे देखते दरवाज़ा बंद करते अंदर आया। बड़ी जल्दी आ गए, मैं तो समझी थी आज भी किसी महबूबा की बाहों में रात गुजार कर आओगे। उसकी बात पर शर्ट के बटन खुलते जुज़लान के हाथ थमे। उसने एमल की जानिब देखा तो वो बेतासुर नज़र उस पर डालती सामने देखने लगी। एमल, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है अब, जुज़लान ने नरमी से कहा, जिस पर एमल सर झटकती उठी, लेकिन अभी वो एकदम ही उठी कि उसका सर बुरी तरह से घूम गया, जिस पर वो जल्दी से वापस साइड कॉर्नर का सहारा लेती बेड पर ही बैठ गई। जुज़लान, जो उसकी जानिब भी मुतवज्जो था, उसके एकदम सर थाम कर बैठने पर जल्दी से उसके पास आया। तुम ठीक हो? पंजों के बल जमीन पर उसके सामने बैठते उसका हाथ थामते हुए वो बेचैनी से पूछने लगा। हाथ छोड़ो मेरा। वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करती झटके से उसके हाथ से अपना हाथ निकाल गई। कुछ दिनों से वो अपनी तबीयत काफ़ी डल महसूस कर रही थी, मगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर आज सुबह से ही उसको काफ़ी चक्कर आ रहे थे। दिल मतला रहा था, मगर उसने किसी को बताया नहीं। वो बगैर किसी को परेशान किए कल खुद ही डॉक्टर के जाने का सोच रही थी। अब भी जुज़लान आया था। उससे थोड़ी देर पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से वो सर थामे बैठी थी। जुज़लान को पता ना चले इसलिए उसके आते ही वॉशरूम में जा रही थी, मगर एक बार फिर उसे चक्कर आ गया। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जुज़लान ने फिर से उसका हाथ पकड़ा, मगर एमल अपना हाथ छुड़वाती तेज़ी से उठी, मगर उठते साथ ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो ज़मीं बोस होती, जुज़लान ने फ़ौरन उसे थामा। एमल, परेशानी से उसके बेजान होते वजूद को हल्के से हिलाया, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। जुज़लान जल्दी से उसे गोद में उठाता तेज तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ा। वो बगैर किसी को बताए सीधा एमल को गाड़ी के पास लाया। दरवाज़ा खोलो गाड़ी का, मेन गेट के पास बैठे गार्ड से वो बोला तो उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जुज़लान एमल को ध्यान से फ्रंट सीट पर बिठाते जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गार्ड ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और अगले चंद मिनटों में उसकी गाड़ी हवाओं से बातें करने लगी। रैश ड्राइव करता वो सबसे नज़दीकी अस्पताल ले गया था उसे। जुज़लान खान को कौन नहीं जानता था। उसे देखते ही डॉक्टर फ़ौरन एमल को अंदर ले गए। वो बड़ी ही बेचैनी से डॉक्टर के कमरे के बाहर इधर से उधर टहल रहा था। बार बार नज़रें दरवाजे की जानिब उठ रही थीं। पहले ही वो अपने मसलों की वजह से परेशान था और अब अचानक एमल की तबीयत का ख़राब हो जाना उसे मज़ीद परेशान कर रहा था। 20-25 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आई और उसे अंदर बुला के ले गए। वो अंदर कैबिन में दाखिल हुआ तो एमल वहाँ रखे बेड पर लेटी हुई थी। उसे होश आ गया था। वो बेतासुर निगाहों से जुज़लान को ही देख रही थी। उसका चेहरा एकदम स्पाट था, जिससे जुज़लान अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हुआ क्या है। डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ था मेरी वाइफ को? ये बेहोश क्यों हो गई? जुज़लान परेशानी से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर छाई परेशानी देखते डॉक्टर धीरे से मुस्कुराई। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर ये खुशी की खबर जुज़लान को सुनाई, जो बेयकीनी से कभी डॉक्टर को तो कभी एमल को देख रहा था, जिसका चेहरा अब तक स्पाट था। मिस्टर जुज़लान, ये बहुत वीक है, आपको इनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, इसी हफ्ते में इन्हें भी करवा लें, डॉक्टर उससे कह रही थी, मगर वो तो वहाँ जैसे मौजूद ही ना था। एक नए एहसास में बन गया था कि उसे कोई होश ही नहीं था। वो खुशी और मुसर्रत से उठता एमल की जानिब आया और बगैर डॉक्टर की मौजूदगी का एहसास किए उसके माथे पर लब रख गया। जुज़लान की इतनी बेसाख्ता हरकत पर एमल सटपटा कर रह गई, जिस पर डॉक्टर नीचे मुंह किए ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। डॉक्टर, क्या मैं एमल को घर ले जा सकता हूँ? मोहब्बत भरी नज़रें एमल के सुर्ख पड़ते चेहरे पर समोए वो बोला। उसे नहीं पता था कि उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा है या गुस्से से, मगर उसे ये ज़रूर पता था कि वो आज बहुत खुश है। जी बिल्कुल, आप इन्हें ले जा सकते हैं, मगर आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा, डॉक्टर ने नरमी से कहा। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूंगा इसका। एमल का हाथ थाम कर उठाते वो मुस्कुराते हुए बोला। डॉक्टर की मौजूदगी में एमल ने कुछ नहीं कहा और ना ही उससे अपना हाथ छुड़वाया, बस खामोशी से उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। वो बहुत खुश था और उसे एमल का इतना ख्याल था कि वो जितनी तेज़ ड्राइव करके यहाँ आया था, उससे आधी से भी कम स्पीड में गाड़ी अब चला रहा था। बहुत ही एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देख भाल कर गाड़ी चला रहा था।
शुक्रिया ایمل مجھے یہ خوشی دینے کے لیے، جزلان مسرور لہجے میں بولا، مگر ایمل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ بس خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ جزلان اس کے سنجیدہ چہرے پر نظریں دوڑاتا بولا، اس میں ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایمل ویسے ہی باہر دیکھتی عام لہجے میں بولی، پر تمہارے چہرے پر خوشی تو نظر نہیں آ رہی۔ جزلان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، میں اپنی خوشی تمہیں دکھانا ہی نہیں چاہتی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی کندھے اچکاتے باہر دیکھنے لگی تو جزلان نے مزید کوئی بھی سوال کرنے کی بجائے جیب سے فون نکالتے تراب خان کو فون ملایا۔ وہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتا تھا اور اتنی بڑی خوشی وہ سب سے پہلے اپنے بابا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ 4 بیلز کے جانے کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ان کی نیند سے بھرپور آواز سنائی دی۔ بابا میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جزلان جوش سے بولا۔ کیسی خبر؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کا بیٹا باپ بننے والا ہے، اس نے پرسکون لہجے میں بتایا، جیسے یہ بات کہتے ہی اسے اندرونی سکون ملا تھا۔ کیا واقعی؟ بہت بہت مبارک ہو میرے بیٹے، دیکھنا تمہارے یہاں ضرور بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اف، میری تو دلی خواہش پوری ہو گئی۔ تو راب خان کی نیند جیسے بھگ سے اڑی تھی اتنی بڑی خبر سن کر۔ بابا بیٹا ہو یا بیٹی میرے لیے دونوں برابر ہوں گے، جزلان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، جس پر ایمل نے تھوڑی سی نظریں ترچھی کی اسے دیکھا۔ یہ بات کہتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اب یہ مسکراہٹ سچی تھی یا جھوٹی یہ ایمل نہیں جانتی تھی۔ خبردار جزلان، جو بیٹی کا نام بھی لیا تم نے تو تم بھی اپنی بہن کی طرح گھر میں منحوسیت پالنا چاہتے ہو۔ اچھا سوچو، دیکھنا میرا پوتا ہی آئے گا، بس تمہیں ایمل کا خیال رکھنا ہے۔ میں صبح ہوتے ہی پورے گاؤں میں مٹھائی بٹواؤں گا۔ تو راب خان اپنی طرف سے اسے سمجھاتے خوشی سے بولے، جس پر جزلان نے محض جی کہنے پر اتفاق کیا۔ وہ اس وقت ان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ سنیں گے ہی نہیں اور نہ ہی اس کی بات کو سمجھیں گے، اس لیے اس نے اس بارے میں کچھ کہا ہی نہیں۔ تو راب خان سے بات کر کے اس نے فون بند کیا اور گھر بھی آ گیا۔ اتنے میں گھر بھی آ گیا تھا۔ گارڈز نے اس کی گاڑی دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ جزلان نے دھیرے سے گاڑی اندر لا کر روکی۔ میں دعا کروں گی جزلان کہ مجھے بیٹی نہ ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اسے اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے، ایمل تلخی سے کہتی۔ جزلان کو شرمندہ چھوڑ کر گاڑی سے اترتی اندر بڑھ گئے۔ کتنی ہی دیر جزلان وہیں بیٹھا اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچتا رہا۔ اس نے کتنا کچھ برا کیا تھا اپنی زندگی میں، کتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا، مگر افسوس کہ وہ اب کچھ بدل نہیں سکتا تھا۔ اس افسوس اور شرمندگی کے ساتھ وہ گاڑی سے اترتا اندر بڑھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایمل بیڈ پر لیٹی اچھے سے کمفرٹر خود پر پھیلائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ جزلان جانتا تھا وہ سوئی تو بالکل نہیں ہوگی، مگر وہ اس سے ابھی کوئی بھی بات کر کے اسے غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے گہرا سانس بھرتے واش روم گھس گیا۔ واش روم کا دروازہ کھلتے اور بند ہونے کی آواز پر ایمل نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ بہت خوش تھی اس خبر پر، مگر وہ تھوڑی اداس بھی تھی کہ وہ اب جزلان سے خلا نہیں لے پائے گی۔ وہ اس شخص سے جتنا دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، قدرت اسے اس کے اتنا ہی قریب کر رہی تھی اور ایک دوسرے کے قریب تر کرتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوال کی مائیوں کا دن بھی آ گیا۔ گھر میں ہر طرح کی خوشی کا سماں بنا تھا اور اس خوشی کے سماں کو دوبالا ایمل کے یہاں آنے والی خوشی نے کر دیا تھا۔ سب جہاں نوال کو اسپیشل فیل کروا رہے تھے، وہیں ایمل کا بھی خوب دھیان رکھا جا رہا تھا۔ آج نوال کو مائیوں بٹھایا جا رہا تھا، گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر کام رائد اور جزلان اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے۔ مائیوں میں زیادہ لوگ تو نہیں، مگر کچھ خاص رشتہ دار اور رائد کے کچھ جاننے والے نامور بزنس مین کو مدعو کیا گیا تھا۔ کل حسام کے یہاں مائیوں کا فنکشن تھا اور آج نوال کو مائیوں بٹھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ تیار تھے، مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب رائد عجلت میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ زرد اور سفید گھیردار فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ، گلے میں ڈالا ہم رنگ دوپٹہ، ہاتھوں میں موتیے کے گجرے اور سر پر باندھا سفید اسکارف جس سے نقاب کیا ہوا تھا، جس میں صرف اس کی سرمے سے سجی سرمئی سحر انگیز آنکھیں دکھ رہی تھیں اور رائد کے مدہوش ہونے کے لیے صرف وہ آنکھیں ہی کافی تھیں۔ زرد کرتے میں سفید گھیردار شلوار پہنے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، وہ مضبوط قدم اٹھاتا بے خود ہوتا اس کی جانب بڑھاتا۔ کیسے لگ رہے ہیں ہم؟ شیشے میں اس کا عکس دیکھتی اس کی جانب پلٹتی وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی تعریف کی منتظر تھی، مگر رائد تو جیسے کھو ہی گیا تھا کہیں۔ بغیر کوئی جواب دیے دھیرے سے اس کو کمر سے تھامتے اپنے ساتھ لگائے، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، جس پر آئلہ نے مسکراتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جانا،
तुम्हारी इन सुरमई आंखों को देखकर ही मैं अपना आप खोने लगता हूँ, और तुमने यहाँ इन कातिल आंखों को खुला छोड़ दिया। राहित खुमार भरे लहजे में बोला तो आयला शर्मा कर पलकें झुका गई। तुम्हारी आंखों के आगे मेरी दुनिया खत्म हो जाती है, और जब तुम शर्मा कर इन पर पलकों का साया करती हो तो मुझे इनमें पूरी तरह कैद कर लेती हो। नकाब से झलकती उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखता मोहब्बत से चूर लहजे में वो बोला तो वो नकाब के पीछे छुपा आयला का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा। इतनी खूबसूरत कैसे हैं तुम्हारी आंखें? उसको मजीद अपने करीब करते वो दिल फरेब अंदाज में बोला तो उसने पलकों की झालर उठाई, क्योंकि इसमें आपका अक्स बक्सता है। मीठी आवाज़ में मोहब्बत से कहती वो राहित को सरशार कर गई। नरमी से उसे वो खुद से लगाता आंखें मूंद गया। वो कमरे में किसी काम से आया था, ये तो वो उसे भूल ही गया था। बस याद था तो आयला और उसकी हसीन आंखें। एमल, तुम्हें ये लहंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता पाँव में आ गया तो तुम गिर गई तो अपनी हालत का ख्याल करो यार। राइत की तरह जर्द कुर्ते के साथ सफ़ेद घेरदार शलवार पहने शीशे के सामने खड़ा बालों को सेट करते एमल को देखकर वो बोला, जो बेड पर बैठी चूड़ियां पहन रही थी। काई रंग का लहंगा हमरंग चोली के साथ उसी रंग का दुपट्टा कंधे पर डाले वो जुजलान की मौजूदगी से लाताल्लुक बनी अपने काम में मसरूफ थी। इतने दिनों से यही होता आ रहा था। जुजलान उससे बात करने की कोशिश करता, जिसके जवाब में या तो वो ज़्यादा चुप रहती या फिर जली कटी सुना देती। अगर वो ज़्यादा बोलता तो वो फ़ौरन गुस्सा करने लगती, जो उसके लिए उस वक्त ठीक नहीं था। इसलिए अब जुजलान उससे ज़्यादा बहस करता ही नहीं था। एमल एमल मैं कुछ कह रहा हूँ। उस पर अपनी बात का असर ना होते देख वो हाथ रोके एक नज़र उसे देखकर बोला, मुझे अपने बच्चे की तुमसे ज़्यादा फिक्र है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बगैर उसे देखे दूसरे हाथ में भी चूड़ियाँ पहनने लगी। कैसे ना करूँ फिक्र? वो मेरा भी बच्चा है और तुम भी मेरी बीवी हो, और तुम दोनों मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। जुजलान संजीदगी से बोला। उसे एमल की बात हरगिज़ पसंद नहीं आई थी ये वाली। प्लीज़ जुजलान खान, मैं बहुत ही बुरी तरह से पक चुकी हूँ तुम्हारा ये अच्छे बनने का ड्रामा देखते देखते, इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि अपना ये ड्रामा बंद करो और अपनी असलियत पर आ जाओ। चलो सबके सामने ना सही, मगर कमरे में तो तुम अपनी असलियत दिखा ही सकते हो ना। यहाँ कोई कौन सा देख रहा है जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल होगा? आखिरी चूड़ी हाथ में डालते वो बेजारियत से कहती। लहंगा संभाल कर उठ खड़ी हुई। जुजलान को उसकी बातें अब गुस्सा दिलाने लगी थी। वो बार बार एक ही बात कर रही थी। वो शर्मिंदा था, मगर एमल जो इस तरह बार बार उसे जलील कर रही थी उससे उसकी अना को ठेस पहुंच रही थी। शट अप एमल, मैं कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम कुछ भी कहती चली जाओगी। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, मगर मैं अपनी उन गलतियों का अजाला भी तो करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। वो गुस्से और बेबसी से दबा दबा चिल्लाया, जिस पर एमल जरा सी गर्दन मोड़कर मुस्कुराई। अजाला? इतना आसान है अजाला करना? अगर है तो क्या तुम मुझे मेरे बाबा वापस ला कर दे सकते हो? क्या तुम उन लड़कियों को वापस ला सकते हो जिन्होंने तुम्हारी वजह से खुदकुशियाँ की? अगर तुम उन्हें वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हारी सारी ज्यादतियाँ, सारी अजियतें, तुम्हारे दिए सारे जख्म, सब कुछ भूल भाल कर तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। वो बहुत ही तल्ख लहजे में बोली, जिस पर जुजलान आगे से कुछ कह भी ना सका। क्या हुआ? कुछ कहते क्यों नहीं हो? बताओ, कर सकते हो ऐसा? गुस्से से मुठियां भींचे थोड़ी ऊंची आवाज में वो बोली। एमल, चाचू की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं मानता हूँ मैंने उमर को तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने का कहा था, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने ही चाचू को फ़ोन करके बताया कि उमर तुम्हारे साथ। वो रवानी में कहते कहते रुका। मगर एमल, मैं ये नहीं चाहता था कि चाचू को कुछ हो। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस बात का इतना सदमा लेंगे कि वो बस जुजलान बस वो एकदम सर थामे चीखी तो जुजलान की जुबान थम गई। चेहरे पर एकदम परेशानी उमड़ आई। मैं सब जानती हूँ, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या तुम मेरे बाबा और उन लड़कियों को वापस ला सकते हो? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए, बाकी मुझे तुम्हारी कोई वजाहत नहीं चाहिए। वो हिज़ियानी हुई थी। उसका चेहरा इतना सुर्ख पड़ गया था कि गर्दन की रगें वाजे हो रही थी। बोलो, खामोश क्यों हो? उसकी खामोशी पर उसे और ताश चढ़ा। वो 2 कदम पीछे हुई, लेकिन एकदम लड़खड़ा गई। एमल, इससे पहले कि जुजलान उसे पकड़ता उसने हाथ उठाकर उसे आगे बढ़ने से रोका। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है मेरे सवालों का, इसलिए बेहतर है कि आज के बाद मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि जब जब तुम मुझसे बात करते हो ना मेरे सारे जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। मेरा दिमाग घूमने लगता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। वो सख्ती से बावर करवाती, गुस्सा जब्त करते एक हाथ में लहंगा उठाए तेजी से
अपने हाथों से लहंगा उठाए तेजी से कमरे से निकल गई। जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुई तब तक जुजलान दरवाजे की जानिब देखता रहा। जुजलान को अपने किए का पछतावा था, मगर एमल उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। और शायद वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी थी, क्योंकि उसकी गलतियां इतनी छोटी भी नहीं थी कि जिनको आसानी से भूल जाती वो। उन गलतियों को भूलने में एक अरसा लगना था और फिर शायद सब कुछ ठीक हो ही जाता। मगर ये सब कुछ शायद पर आकर जैसे खत्म हो जाता था, क्योंकि ये शायद ही था जिससे जुजलान को एक उम्मीद मिली हुई थी।